स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BHJ स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर 11 के बारे में, जिसका नाम है विद्रोह और राज। तो बेसिकली हमें इस चैप्टर में 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ना है कि 1857 का विद्रोह क्या था, इसके कारण क्या थे, ये स्टार्टिंग इसकी किस प्रकार से होती है, और लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति क्या थी, सहायक संधि क्या थी, इन सभी के बारे में हमें बताया गया है ओवरऑल। तो 1857 के विद्रोह के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये पार्ट 1 की वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति के बारे में और सहायक संधि के बारे में, और ये 1857 का विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ, इन सभी के बारे में हम डीपली में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको जो इसका नोट्स है वो PDF फॉर्म में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में या फिर इस वीडियो में हमें बेसिकली ये 9 टॉपिक्स को पढ़ना है। पहला क्या आएगा, पहला है हमारा 1857 के विद्रोह की शुरुआत, किसकी स्टार्टिंग किस तरीके से होती है, भारतीय नेता और विद्रोह के स्थान, कि कौन कौन से भारतीय नेताओं ने विद्रोह का नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर हम अफवाहों के बारे में बात करेंगे कि अफवाहों ने किस तरीके से 1857 के विद्रोह में एक अहम भूमिका निभाई। फिर हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि के बारे में, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि के बारे में, और डलहौजी की विलय की नीति के बारे में। ठीक है। फिर हम अवध के बारे में बात करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवध में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, इसे अंग्रेजों ने किस तरीके से कुचला, और ये असफल क्यों रहा, तो इन सभी के बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। तो इसको हम 2 पार्ट्स की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम 1 से लेकर 6 तक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि 1857 का विद्रोह कैसे स्टार्ट हुआ और कौन कौन नेताओं ने इसका नेतृत्व किया, अफवाहें कौन कौन सी थी, और सहायक संधि और हड़प की नीति के बारे में, और जो अवध है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। जो पार्ट 2 की वीडियो आएगी उसमें हम नीचे के 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखिए, विद्रोह, आंदोलन और क्रांति में क्या अंतर होता है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो देखिए, विद्रोह, आंदोलन और क्रांति, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक नहीं है। ठीक है। अब देखिए, तीनों का जो मेन उद्देश्य होता है वो सेम होता है, जो शासन व्यवस्था चल रही है उसे उखाड़ फेंकना। लेकिन जो विद्रोह होता है उसमें जो विद्रोही होते हैं वो उस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद उनको आगे क्या करना है इसके बारे में उन्हें पता नहीं होता है कि हमें इसके बाद क्या करना है, हमें किस व्यवस्था को अपनाना है। इसलिए जो विद्रोह होते हैं वो ज़्यादातर असफल हो जाते हैं। जैसे 1857 का विद्रोह, अभी हम जिसके कारणों के बारे में बात करेंगे कि ये असफल क्यों रहा, तो इसमें रीज़न एक ये भी था क्योंकि इनकी आगे की प्लानिंग नहीं थी कि हमें विद्रोह करने के बाद आखिर करना क्या है, किस शासन व्यवस्था को लाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो विद्रोह होता है उसमें जो विद्रोही होते हैं उनके पास आगे क्या करना है उसकी प्लानिंग नहीं होती है। क्रांति की बात करिए तो क्रांति में क्या होता है, लोगों के पास आगे का विकल्प होता है कि हमें इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद किस व्यवस्था को कायम करना है। जैसे बात की जाए रूसी क्रांति की, तो रूसी क्रांति में बेसिकली क्या था, रूसी क्रांति में जो पूंजीवादी व्यवस्था है उसको उखाड़ फेंक कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। यानी कि एक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के बाद उनके पास दूसरा विकल्प था। तो इसलिए जो क्रांति होती है वो सफल होती है। बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति की, तो जो फ्रांसीसी क्रांति थी उसमें भी ऐसा ही था, उसमें भी राजतंत्र का अंत करके लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आंदोलन की, तो आंदोलन बेसिकली अपनी बातों को मनवाने का एक तरीका होता है। जैसे कि आप प्रोटेस्ट होते हुए देखा होगा, तो उन्हीं को आंदोलन कहा जाता है, जिसमें सरकार की गलत नीतियों की आलोचना की जाती है और उसके लिए लोग धरने पर बैठ जाते हैं। तो वो सभी आंदोलन होते हैं। जैसे महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है। तो जो आंदोलन होते हैं वो बेसिकली सरकार की गलत नीतियों के विरुद्ध किए जाते हैं। तो बढ़ते हैं 1857 के विद्रोह की शुरुआत की तरफ कि ये स्टार्टिंग किस तरीके से होता है। तो टाइम आएगा, मार्च का महीना आएगा, 1857 का टाइम है। इसमें क्या होता है आपको बिल्कुल कहानी की तरह समझना है। तो मार्च का महीना था, 1857 था। तो उसमें एक जगह थी बैरकपुर नाम की, जो कि बंगाल में पड़ती है। तो ये जो बैरकपुर था, यहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। अब ये नेटिव इन्फेंट्री क्या थी, ये सैनिक टुकड़ियों के नाम थे। जैसे अलग अलग सैनिक टुकड़ियों के नाम अंग्रेजों ने रखे थे, तो उन्हीं में से 34वीं ये नेटिव इन्फेंट्री थी, यानी सैनिक टुकड़ी थी। छावनी का मतलब होता है जहाँ पर सैनिक अड्डे होते हैं, जहाँ पर सैनिक अपने टेंट बनाकर रहते हैं। ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेज केवल 2500 थे। 2500 ही तो अंग्रेज आए थे यूरोप से, 2500 ही अंग्रेज आए थे, और उन्होंने कितने करोड़ लोगों को अपना गुलाम बना दिया था।
तो ये कैसे संभव है? अंग्रेजों ने अपनी नीति अपनाई और बहुत सी नीतियों के कारण किसी किसी पर आक्रमण करके, नहीं तो अपनी सहायक संधि थोप के, तो बहुत सी ऐसी नीतियाँ लाई जिसके कारण उन्होंने भारतीयों को ही गुलाम बना लिया। और जो इतनी बड़ी इनके पास सेना थी उसमें जो ज़्यादातर जो सिपाही थे वो भारतीय ही थे। भारतीयों को ही दूसरे भारतीय के खिलाफ लड़वाया जाता था। आप ज़रा सोचिए कि एक भारतीय ने ही दूसरे भारतीय को इस विद्रोह में मारा था, कि कैसा ये अंग्रेज मतलब अपनी चाल से चलते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्च का महीना था, बैरकपुर एक जगह थी जो कि बंगाल में पड़ती है, तो वहाँ पर 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। तो उसने जब अंग्रेज़ों ने एक नया राइफ़ल लाया, बेसिकली जो अंग्रेज़ थे वो नई नई बंदूकें लाते थे, तो ऐसे ही 1857 में मार्च में क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने एक नई राइफ़ल लाई जिसका नाम था एनफील्ड राइफ़ल। तो ये जो एनफील्ड राइफ़ल था, इसके जो कारतूस होता था उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। जैसे ही इस गन को चलाने के लिए एक दांत से खोलना पड़ता था कारतूस को, और कारतूस जो है उसमें एक ग्रीस लगा होता था जो कि सूअर और गाय की चमड़ी से मिलकर बनाया गया था। तो ऐसे में जो भारतीय सिपाही थे बेसिकली उसमें अंग्रेज़ों की सेना में, तो लोगों को लगा कि ये हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और उस समय आप जानते हैं कि जाति पाति कितना ज़्यादा उधर माना जाता था उस समय, ठीक है। तो इसलिए जो लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल था उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। तो इसलिए लोगों ने इसको चलाने से मना कर दिया। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहले जो इनकार किया था वो मंगल पांडे ने किया था। मंगल पांडे भी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे, एक सैनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले इसका विद्रोह किया। इसीलिए जो मंगल पांडे हैं उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके साथ ही जो है ये आंदोलन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो इन्होंने एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर दिया। तो इन्हें जो है देखिए मार्च में आया था ये एनफील्ड राइफल, ठीक है, लगभग मार्च ख़त्म ही होने वाला है, 2-3 दिन बचे हुए हैं। तो अब आया, तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने इसका विद्रोह किया और उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया 8 अप्रैल को। अब ये 10 मई को स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पर 8 मई तक जो है इन्हें जब फांसी दी गई, तो उसके बाद से लेकर 10 मई तक जो माहौल था वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ा हुआ था। अंग्रेजों को ऐसा लगा, लेकिन जो लोग थे वो अंदर ही अंदर प्लानिंग बना रहे थे, क्योंकि लोग असंतुष्ट थे ये एनफील्ड राइफल की वजह से। तो इसीलिए जो लोग थे वो प्लानिंग बनाते जा रहे थे कि हमें कब विद्रोह करना है और एक साथ विद्रोह करना है। तो इन्होंने 10 मई का दिन निर्धारित किया और इन्होंने बिल्कुल एक अच्छी सी प्लानिंग बना रखी थी कि शाम के समय विपुल बजाकर या फिर आसमान में तोप छोड़कर जो है ये अपने विद्रोह की स्टार्टिंग करेंगे। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी प्लानिंग बना रखी थी। तो 10 मई को ये जो विद्रोह था ये बहुत ही व्यापक रूप ले लिया था, और इन्होंने अपना जो विद्रोह है वो 10 मई को स्टार्ट किया था मेरठ से, मेरठ छावनी से। छावनी मैंने आपको बता दिया जहाँ पर सैनिक रहते हैं, ठीक है। तो 10 मई को स्टार्ट कर दिया। उसके बाद ये रात ही की रात में चले गए अगले दिन 11 मई को, कहाँ पर, लाल किले में। लाल किले में कौन रहता था? बहादुर शाह जफर रहते थे। बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे। अब ये इनके पास क्यों गए? क्योंकि जो विद्रोह होता है अगर उसको कोई एक लीडर नेतृत्व करता है तो जो विद्रोह होता है वो व्यापक रूप में फैलता है और लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है कि हमारे साथ एक अच्छा बंदा खड़ा है, हमारा नेतृत्व कर रहा है। तो ऐसे में जो बहादुर शाह जफर थे वो पहले बादशाह थे। पूरे जो मुगल बादशाह का जब टाइम था, मुगल साम्राज्य का जब टाइम था, तो उस समय ये बादशाह थे। तो इसीलिए लोगों ने अपने पुराने नेताओं को चुनना स्टार्ट कर दिया ताकि वो हमारा नेतृत्व कर सके और इस विद्रोह को और भी ज़्यादा मोटिवेटिंग करके व्यापक बनाया जा सके। तो इसीलिए जो विद्रोही थे उन्होंने लाल किले गए, और बहादुर शाह जफर जो कि रमज़ान का महीना था तो वो आराम से अपना खाना वाना खा के बैठने के लिए आए थे। तभी जो है सारे सैनिकों ने उनको घेर लिया और उनसे कहा कि आप जो है हमारे विद्रोह का नेतृत्व कीजिए। तो उस समय जो बहादुर शाह जफर थे वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा उनकी एज हो गई थी, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि अब तो मेरी एज भी ज़्यादा है और अगर मैं विद्रोह का नेतृत्व करता हूँ तो शायद इतिहास में मेरा नाम भी चल जाएगा कि मैंने भी इस विद्रोह में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया। और दूसरा कारण ये था कि चारों तरफ सैनिकों को देखकर जो बहादुर शाह जफर थे वो भी एक तरह से घबरा गए थे और सैनिकों का इतना ज़्यादा दबाव था, जिसके कारण जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने इस आंदोलन को, इस विद्रोह को नेतृत्व वैधता प्रदान कर दी। तो आपसे एक नंबर में पूछेगा कि बताओ किस मुगल बादशाह ने 1857 के विद्रोह को वैधता प्रदान की? तो आंसर आएगा अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये जो 1857 का विद्रोह है इसे, तो मैंने आपको ये सब बता दिया कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहीं से
भारतीयों के अंदर अंग्रेज़ों के प्रति जो आक्रोश होता है वो भड़कता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगले दिन जो है जो विद्रोही थे वो 11 मई को पहुंच गए लाल किले में और बहादुर शाह जफर ने उन्हें वैधता प्रदान की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतने आपको बिल्कुल स्टोरी की तरह समझना है। देखेंगे कि किन किन स्थानों पर किन किन नेताओं ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो दिल्ली में मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व किया और इनके बेटे थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे, तो इनके जो बेटे थे जिनका नाम था मिर्ज़ा मुग़ल, तो इन्होंने भी इसका साथ दिया। लखनऊ में हजरत महल, अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, तो उनके ये बेगम थे जिनका नाम था बेगम हजरत महल, और इनके एक बेटे थे जिनका नाम था बिरजिस कद्र। तो इन दोनों ने मिलकर लखनऊ का नेतृत्व किया था, लखनऊ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में नाना साहेब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कानपुर से आप ऐसे याद करिए, कान कान और यहाँ से नाक, तो कान नाक, कान से कानपुर, नाक से नाना साहेब, तो आपको इस तरीके से याद करना है। तो कानपुर में नाना साहेब ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ग्वालियर में तात्या तोपे ने, और झांसी में आप जानते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो इसने नेतृत्व किया था। बडोल ये गांव है जो कि यूपी में पड़ता है, तो वहाँ पर शामल नाम का एक किसान था जिसने इसका नेतृत्व किया था। अलग अलग गाँवों में जाकर इसने लोगों को प्रोत्साहित किया था कि आप कर मत दीजिए और अंग्रेज़ों का विरोध कीजिए। ठीक है, नागपुर में आ सकता है आपका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा आदिवासी था जिसने नागपुर में आदिवासियों का नेतृत्व किया था? तो गोनू था। ठीक है, ये एक एक नंबर में आपसे पूछे ही जाएंगे। बिहार में तो वीर कुंवर सिंह, तो ये आपको यहाँ तक जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो नीचे के 3 हैं उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर कहेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे किस नेता ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और आपको 1-2 के नाम याद रखने रहेंगे कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने इनके आंदोलनों को कुचला। जैसे जो बहादुर शाह जफर थे, जॉन निकोलसन, इसने ये एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसने जो बहादुर शाह जफर थे उसको गिरफ्तार किया और इस आंदोलन को कुचल दिया। फिर ये हेनरी लॉरेन, तो इन्होंने बेगम हजरत महल को हरा दिया था और इस आंदोलन को दबा दिया। तो आपको 2-3 को याद रखना है। ठीक है, बाकी आपको मेन जो है ना वो ये याद रखना है कि किस स्थान पर किस नेता ने नेतृत्व किया। ठीक है, तो बढ़ते अपने अगली स्लाइड की ओर, और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। तो जैसे जैसे विद्रोह आगे बढ़ते जा रहा था ये और भी ज़्यादा व्यापक होते जा रहा था। तो अब जो हमारा एक क्वेश्चन हैगा, ठीक है, इसको क्वेश्चन भी करते जाएंगे बीच बीच में ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होते जाए। तो विद्रोहियों ने अपने कार्रवाई का किस विशेष संकेत के साथ शुरू किया? अब देखिए, जो विद्रोही थे उन्होंने प्लानिंग बना रखी थी कि एक साथ जो है हमें बिल्कुल एक साथ ही चलना हैगा, आगे पीछे नहीं चलना, वरना अगर हम आगे पीछे चलेंगे तो जो अंग्रेज है वो हमें दबा देंगे, हमारे विद्रोह को कुचल सकते हैं। तो ऐसे में इन्होंने प्लानिंग बनाई, बिल्कुल प्लानिंग से करते थे कि सबसे पहले ये शस्त्रागार को लूटते थे। अब बेसिकली ये शस्त्रागार क्या होते थे? शस्त्र मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आपको किसी चीज़ का वर्ड मीनिंग मतलब नहीं पता होता है तो आप उस वर्ड को तोड़िए और उसका अर्थ अपने आप ही निकल जाएगा। शस्त्र मतलब क्या होता है? हथियार। तो जहाँ पर हथियारों को रखा जाता था, गोले बारूद, बंदूक, तो उन सभी जगहों को कहा जाता था शस्त्रागार। तो विद्रोहियों ने एक साथ जो है सभी शस्त्रागारों पर आक्रमण किया और वहाँ से उन्होंने हथियारों को लिया ताकि वो अंग्रेज़ों का मुकाबला कर सके। अगर उनके पास हथियार ही नहीं होगा तो वो किससे मुकाबला करेंगे? फिर उन्होंने अंग्रेज़ों को निशाना बनाना स्टार्ट किया, सरकारी भवनों को लूटा, जो अदालत थे उनको तोड़ दिया, जला दिया, जो अंग्रेजी बंगले थे उनको जला दिया, और ऐसे करते करते उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को भी जला दिया। तो और जितने भी जेल में गए, जेल में उनके अगर दोस्त थे तो उनको भी छुड़वाया ताकि वो भी नेतृत्व में शामिल, उनके विद्रोह में शामिल हो सके और आंदोलन काफ़ी ज़्यादा व्यापक बन सके। तो ऐसे करते करते इनकी एक प्लानिंग थी कि स्टार्ट कैसे करना है। तो इन्होंने अपने विद्रोह को स्टार्ट करने के लिए एक प्लानिंग बनाई कि जैसे ही शाम के टाइम तोप का गोला ऊपर आसमान में दाग दिया जाएगा, हमें विद्रोह स्टार्ट कर देना है। जैसे ही विपुल बजा दिया जाएगा, आपको विद्रोह स्टार्ट करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। और जो ये जो आंदोलन चला था, इसमें जितने भी लखनऊ के, कानपुर के और बरेली के जितने भी बड़े साहूकार और अमीर व्यक्ति थे, ये भी इन विद्रोहियों के गुस्से का शिकार बने। क्यों? क्योंकि ये जो अमीर लोग थे, ये जो साहूकार थे, ये अंग्रेज़ों के पिट्ठू माने जाते थे। पिट्ठू का मतलब होता है चेला, चमचा, जो उनकी तारीफ करते थे, उनके साथ रहते थे और भारतीयों का शोषण करते थे। तो देखिए, एक भारतीय दूसरे भारतीयों को किस तरीके से शोषण कर रहा था और अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था, तो इनको तो पिटना था ही। तो इस प्रकार इन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा क्योंकि ये सज़ा के हकदार थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कहानी की तरह आपने समझना हैगा। अब देखिए क्या होता है, जैसे मई जून का महीना आता है तो मई जून के महीने में ये विद्रोह काफ़ी ज़्यादा व्यापक बन जाता है
और ऐसे में ये इतनी तेज़ी से फैल रहा था ये विद्रोह कि जो अंग्रेज़ थे वो इनको दबाने में असक्षम थे। वो इनकी कार्रवाई का इनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो ऐसे में जो विद्रोही थे उन्होंने जो सत्ता थी और जो नियम कानून थे उनकी सरेआम जो है अवहेलना करने लगे। और विद्रोह इतना ज़्यादा व्यापक था कि अंग्रेज़ कुछ भी नहीं कर पाए और उन्हें बस अपनी जान की फ़िक्र थी कि बस मैं कैसे बच जाऊँ। इसलिए एक अंग्रेज़ अधिकारी ने ये भी लिखा कि जो ब्रिटिश शासन था वो 1857 के विद्रोह के समय ताश के पत्तों के किले की तरह बिखर रहा था, यानी कि बिल्कुल तेज़ी से वो नष्ट होते जा रहा था। विद्रोहियों ने बहुत से किलों को जला दिया था, सरकारी भवनों को लूट लिया था। तो आई होप आपको ये भी आंसर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले स्लाइड की ओर। तो देखिए, अब बात करते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था उसमें विभिन्न छावनियों, यानी कि जहाँ पर सिपाही रहते थे, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो किस तरीके से बेहतर था। क्योंकि उस समय तो हमारे पास फ़ोन नहीं होता था कि हम एक छावनी से दूसरे छावनी वाले सिपाही को कॉल करके बोल सके हाँ भाई अब विद्रोह स्टार्ट करना है। तो ऐसे में इनके बीच में समन्वय और योजना किस तरीके से थी, इसको हमें बताना है। हमें ये बताना है कि 1857 का विद्रोह कैसे इतना ज़्यादा सुनियोजित था। हालांकि ये बाद में जाके असफल हो गया, उसके कारणों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये आंदोलन था ये बिल्कुल प्लानिंग से बनाया गया था। कैसे, तो इसको देखते हैं। तो बहुत से ऐसे हमें घटनाएं मिलती है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था वो बिल्कुल एक प्लानिंग के थ्रू बनाया गया था, किया गया था। तो सभी विद्रोह थे, जो विद्रोही थे वो अलग अलग जगहों पे जाते थे और एक साथ ही विद्रोह को स्टार्ट करते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, शाम के समय उन्होंने तोप गोले छोड़ दिए और विपुल बजा दिए, जिससे लोगों को ये संकेत मिल जाता था कि अब हमें विद्रोह को स्टार्ट करना है। तो ऐसे बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि इनके बीच में जो संचार का जो सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। और संदेशवाहक मैंने आपको बता रखा है कि जो संदेशवाहक थे, जो सिपाही थे, वो एक गांव से दूसरे गांव में रोटी लेकर जाते थे, चपाती लेकर जाते थे और उनके बीच में वो लेटर रखते थे, पत्र रखते थे जिन पे वो संदेश लिखे होते थे कि हमें कब विद्रोह को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इनके बीच में बहुत ही अच्छा जो संचार तंत्र स्थापित था। सिपाही जो होते थे या फिर संदेशवाहक होते थे वो एक गांव से दूसरे गांव में चपातियों को और कमल के फूल के बीच में संदेशों को लेके जाते थे ताकि विद्रोहियों को आगे की योजना के बारे में बताया जा सके। ठीक है, और विद्रोह के डर्रों में भी समानता थी। सभी जो विद्रोह थे वो एक साथ ही शस्त्रागारों को लूटते थे। सभी जो रेल की पटरी थी उनको जला देते थे। अब देखिए, रेल की पटरी को क्यों जलाते थे, उनके क्यों उखाड़ फेंकते थे, ताकि अगर रेल की पटरी को अगर हम नहीं उखाड़ेंगे तो ऐसे में अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये आसान हो जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में अपने सैनिकों को लेके आ जाएंगे और ये भारतीयों के विद्रोह को आसानी से दबा देंगे। और उन्होंने हर एक चीज़ को निशाना बनाया जो भी अंग्रेजी सत्ता से जुड़ी हुई थी, चाहे वो सरकारी भवन हो, सरकारी रिकॉर्ड हो या बंगले हो, उन सभी को इन्होंने तहस नहस कर दिया। तो इनके बीच में ये कम्युनिकेशन एक तंत्र था, एक संचार का एक तंत्र था जिसमें बताते थे कि भाई अभी हमें विद्रोह को स्टार्ट करना है, अब हमें शस्त्रागार को लूटना है, अब हमें सरकारी भवनों को जलाना है। इन्होंने ये भी ध्यान में रखा कि हमें हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो 1857 का विद्रोह था उसमें हिंदू मुस्लिम एकता को काफ़ी ज़्यादा बल मिला, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों ही इससे परेशान थे। मैंने अभी आपको बताया था कारतूस वाला, तो कारतूस में जो सूअर था उसको मुसलमान पसंद नहीं करते थे। ठीक है, और जो हिंदू धर्म में जो गाय को काफ़ी ज़्यादा पवित्र माना जाता है तो उनकी चर्बी का मिक्स करके लेप लगाया जाता था, जिसके वजह से ये दोनों के लिए ही दोनों के धर्म को भ्रष्ट करते थे। तो ऐसे में जो विद्रोही थे उन्होंने ये भी ध्यान रखना कि इनके बीच में हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता बनी रहे। अगर इनके बीच में एकता होगी तो विद्रोह काफ़ी ज़्यादा व्यापक बन सकेगा। तो इसलिए इन्होंने जो संदेश भेजते थे तो एक के जो संदेश होता था उसके एक तरफ वो राम लिखते थे और दूसरी तरफ वो रहीम लिखते थे, ताकि दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और वो इस विद्रोह में शामिल हो सके और इस विद्रोह को और भी ज़्यादा व्यापक बना सके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और सामूहिक रूप से वो फैसले लेते थे। तो वो अपनी प्लानिंग करने के लिए रात के समय कोई भी अंग्रेज अधिकारी नहीं घूमता हैगा, तो वो रात के समय पंचायतें बैठाते थे जो कि सारी चीज़ों के बारे में बताते थे कि हाँ अब हमने ये वाला शस्त्रागार लूट लिया है, अब हमें आगे का क्या कदम उठाना है। तो इन सभी जो है ना रात के समय जो लाइनें होती थी, जो रेलवे लाइनें होती थी, वहाँ पर ये अपनी पंचायत करते थे और सारे डिस्कशन करते थे कि अब हमें अगला कदम क्या उठाना है। ठीक है, और जो सिपाही होते थे वो लाइनों में रहते थे। ठीक है, जो रेलवे लाइन होती थी उसके पास रहते थे। तो उनकी जो जीवन शैली थी वो भी बिल्कुल एक जैसी थी, जिसकी वजह से उनके बीच में जो भावनात्मक भाव होता है वो भी काफ़ी जगह, जिसने असहयोग आंदोलन
जो 1857 का विद्रोह था उसको और भी ज़्यादा व्यापक बना दिया था। ठीक है, तो आपको ये सारे पॉइंट लिखने हैं, आपको जितना समझ में आ रहा है उतना लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक उदाहरण भी मिल जाता है जिसमें हमें बताया गया है कि जो सातवीं अवध की सातवीं जो देखिए अवध की जो सातवीं इरेगुलर कैवेलरी थी, ठीक है, ये एक सैनिक टुकड़ी का नाम है ये भी। तो इसने हमें एक उदाहरण भी मिलता है किताब में जिसमें हमें पता चलता है कि जो सातवीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसने जो 48वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसको एक खत लिखा जिसमें बताया कि हमने जो है ना नए कारतूस जो आए हैं उनके प्रयोग से मना कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ है जो कि हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। तो वो इसको लेटर लिखता है, बताता है कि हमने जो है अपने अधिकारियों को मार दिया है, हमने इसको प्रयोग करने से मना कर दिया है, अब हम आपके हुक्म का इंतजार कर रहे हैं कि आप कौन सा कदम उठाएंगे। तो ऐसे करके इन्होंने बताया था, तो आपने किताब में भी ये पढ़ा होगा। और इन्होंने अपने नेतृत्व को, अपने विद्रोह को और भी ज़्यादा व्यापक बनाने के लिए अपने पुराने नेताओं को चुना, क्योंकि पुराने जो नेता थे उन पे लोगों का भरोसा भी ज़्यादा था, तो इसलिए इन्होंने पुराने नेताओं को चुना। जैसे आप जानते होंगे जो हैदराबाद में मौलवी अहमद मुल्ला शाह ने मुसलमानों का नेतृत्व किया था, और बहादुर शाह जफर ने मेरठ में सिपाहियों का नेतृत्व किया था, दिल्ली में झांसी की रानी ने झांसी का नेतृत्व किया था। तो ये सभी जो है ना अपने पुराने नेताओं को चुनते थे ताकि जो विद्रोह है उसको सरकार कानूनी बनाया जा सके, उसमें और भी ज़्यादा उसे व्यापक बनाया जा सके। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक था वो था अफवाहों के बारे में, कि कौन कौन सी अफवाहें थी और इन अफवाहों ने 1857 के विद्रोह को भड़काने में किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए जो 1857 का विद्रोह था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि जो सिपाही थे उन्होंने एनफील्ड राइफल के खिलाफ ये विद्रोह स्टार्ट किया था, क्योंकि एनफील्ड राइफल में गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था जो कि उनके धर्म को भ्रष्ट कर रहा था। तो ये एक अफवाह थी। दूसरी अफवाह क्या थी? दूसरी अफवाह ये थी कि अंग्रेजों ने जो बाजार में जो आटे मिलते हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी का और गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया है, जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा आटे से भी डरते थे और लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो डर है और जो रोष है वो फैलने लगा। हालांकि जो अंग्रेज सिपाही थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन जो विद्रोह था वो काफ़ी हद तक फैल चुका था। तो इसलिए ये अफवाहों ने 1857 के विद्रोह को भड़काने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। अब जो हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बताइए लोग अफवाहों में विश्वास कैसे करते थे, और इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो देखिए हमें कौन कौन सी अफवाहें थी, इसमें भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन सी अफवाहों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपको सारे अफवाहों के बारे में पता होना चाहिए। पहली अफवाह थी कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का लेप। दूसरी अफवाह थी आटे में गाय और सूअर की हड्डियों का चूरा। फिर तीसरी अफवाह क्या थी? तीसरी के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, इन्होंने बहुत से ऐसे सुधारात्मक कार्य किए लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने पश्चिमी शिक्षा और सामाजिक सुधार की नीति को किस तरीके से लागू किया, जिससे लेकिन लोग जो है वो असंतुष्ट रहे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भारतीय सिपाही थे उनको समुद्र पार भेजा जा रहा था। तो जो लोग थे उस समय लोगों की ये धारणा थी कि जो भी समुद्र पार जाता है, यानी अपनी मिट्टी को, अपने देश को छोड़ के जाता है, तो उसका जो धर्म होता है वो भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए जो लोग थे वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें ज़बरदस्ती भेजा। और हम ईसाई मिशनरियों के बारे में पढ़ेंगे। जो ईसाई आए थे, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे भारत में, तो उनका भी यहाँ पर विद्रोह हुआ। उन्होंने लालच दिया लोगों को कि आप ईसाई धर्म में आ जाइए, आपके लिए जो पैतृक संपत्ति है उस पर अधिकार दे दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत से लालच दिए जिसकी वजह से लोग जो है धर्म परिवर्तन करने पे आ गए। और जब लोगों का धर्म परिवर्तन होने लगा तो बहुत से ऐसे धार्मिक नेता थे जिन्होंने इसका विरोध किया, और ये भी अफवाहों के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे कि भविष्यवाणी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। देखिए जो 23 जून 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। तो प्लासी का जब युद्ध हुआ, जब बंगाल को जीता, तो उसके बाद से ही अंग्रेजी शासन स्टार्ट हो गया। तो उसके अब देखिए 1857 आ चुका है ना, तो यहाँ पर 100 साल इसके पूरे हो चुके थे। तो ऐसे में लोगों ने भविष्यवाणी करना स्टार्ट कर दिया कि अंग्रेजों के 100 साल यहाँ पर शासन करने के बाद अंग्रेजी सत्ता यहाँ से हट जाएगी। तो लोगों में एक मोटिवेशन आ गया कि अब जो है इनकी शासन व्यवस्था को हमें हटाना ही है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। तो देखिए अब आपको कैसे बड़े बड़े आंसर में लिखना है।
तो ये आपके 5 से 6 नंबर में आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे ये अफवाह फैली, तो पहले अफवाह क्या थी, गाय और सुअर की चर्बी का लेप, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि जो लोग थे वो असंतुष्ट थे, उनकी जो कारतूस होती थी उसमें इसका लेप लगाया जाता था, जिसके कारण उनका धर्म भ्रष्ट हो जाता था। और मैंने आपको गाय और सुअर की चर्बी का चूरा भी बता दिया, जो हड्डियों का चूरा आटे में मिलाकर बेच रहे थे बाज़ारों में, तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। देखिए भविष्यवाणी, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि 1857 के जो भविष्यवाणी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि 23 जून जो 1857 को अंग्रेजी राज स्थापित होता है जब भारत में, तो उसके अब 100 साल पूरे हो चुके हैं। तो लोगों को लगा कि अब ये जो अंग्रेज है वो चले जाएंगे, लेकिन अंग्रेज नहीं जा रहे थे, तो इसलिए लोगों का जो गुस्सा था वो और बढ़ गया, ठीक है। और ये समुद्र पार भेजना मैंने आपको बता दिया है कि लोगों को जबरन समुद्र पार भेजा जा रहा था, लेकिन जो लोग थे वो अपने देश को नहीं छोड़ना चाहते थे, उनको लगता था कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। अब देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी सुधारात्मक कार्य। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और इन्होंने पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए बहुत से ऐसे स्कूलों की स्थापना की, विश्वविद्यालयों की स्थापना की, ताकि लोग जो है पश्चिमी शिक्षा को पढ़ें, उनके विज्ञान को पढ़ें, उनके दर्शन और उदारों को पढ़ें। तो ऐसे में लोगों को लगा कि ये जो है अपनी संस्कृति को, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और अपनी संस्कृति में मिला रहे हैं। तो ऐसे में लोगों ने इसका विद्रोह किया। इसी के साथ साथ इन्होंने जो 1829 में इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह और जो पर्दा प्रथा थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेकार प्रथा थी, इसको एक निंदनीय प्रथा भी कहा जाता है। तो ऐसे में ये जो प्रथा थी इसका इन्होंने विरोध किया और इन्हें समाप्त कर दिया। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इसके अलावा इन्होंने जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह को भी वैधता प्रदान कर दी। अब देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह क्या था, जैसे ही सती प्रथा थी ये, जैसे ही किसी पत्नी का पति मर जाता था तो उसके बाद उसकी पत्नी को भी आग में जला दिया जाता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार प्रथा थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा समाज के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों ने इसको स्वीकार कर रखा था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसी प्रथा को हटाया और इसको समाप्त किया, लेकिन लोगों को लगा कि यह हमारे धर्म को नष्ट करने पे तुला हुआ है, तो इसलिए लोगों ने इसका विद्रोह किया। अगली थी हमारी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो देखिए यहाँ पर ईसाई मिशनरी है, ये जो अलग अलग देशों में जाके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लोगों को कहा जाता है। तो ये जब भारत में आए तो इन्होंने भारत में लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने बहुत सारे लालच भी दिए कि आप अगर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो आपको नौकरियां दी जाएंगी। इन्होंने ये भी कानून बना दिया कि जो भी ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा उसको पैतृक संपत्ति पर अधिकार दिलवा दिया जाएगा। तो ऐसे में बहुत से लोगों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, जो कि सीधा सीधा हिंदू धर्म और कानून पर खुला प्रहार था। तो लोगों ने इसका घोर विरोध किया। और तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सहायक संधि क्या थी? तो एक अंग्रेज अफसर था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेजवली। क्या नाम था? लॉर्ड वेलेजवली। तो लॉर्ड वेलेजवली ने 1798 में एक संधि लेकर आया जिसका नाम था सहायक संधि। इसके नाम से ये पता चला सहायक, यानी इसमें सहायता प्रदान की जाती थी। इस सहायक संधि के शर्तों में ये कहा गया था कि जो भी रियासत हमारे साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करेगा तो उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की गारंटी हम देंगे, यानी कंपनी देगी। अंग्रेजों की जिम्मेदारी है बाहरी और आंतरिक सुरक्षा करना। अंग्रेजों ने ये कहा कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, तो हमारी सैनिकों को भी आपके दरबार में होना पड़ेगा। तो ऐसे में अंग्रेजों ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी को उस रियासत में तैनात करते थे, वो जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी उसी रियासत की होती थी। तो ऐसे में इस प्रकार अंग्रेजों ने राजा के दरबार में, राजा के साम्राज्य में अपने सैनिक स्थापित कर दिए और राजा के जो सैनिक थे उनको कमज़ोर बना दिया और अपने सैनिकों के द्वारा उस साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। तो ऐसे करते थे ये। और इस संधि में ये भी कहा गया था कि कोई भी राजा अगर हमारे साथ इस संधि पर हस्ताक्षर करता है तो वो बिना हमारी परमिशन के किसी भी दूसरे राजा के साथ ना ही संधि कर सकता है और ना ही उसके साथ युद्ध लड़ सकता है। तो हमारी परमिशन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, हमारी परमिशन के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो आप देख सकते हैं अंग्रेजों ने किस तरीके से एक राजा को बिल्कुल दुर्बल बना दिया था इस संधि के तहत। तो वही रहेगा, ठीक है। लॉर्ड वेलेजवली ने 1798 में इस संधि को लाया था और जो भी इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाली रियासत है उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी और रियासत में ब्रिटिश सैनिक तैनात किए जाएंगे और इस सेना की जो रख रखाव होगा वो वही रियासत देगा और बिना हमारी परमिशन के
वो राजा किसी भी दूसरे राजा के साथ ना तो संधि कर सकता है और ना ही युद्ध लड़ सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? तो इसका परिणाम सिंपल सा ये निकला कि जो राजा थी उसकी कमजोर, उसकी सत्ता जो थी वो जाने लगी, राजा की जो सैन्य शक्ति थी वो कमज़ोर हो गई और जो अंग्रेज़ों की सैन्य शक्ति थी वो बढ़ गई। अब धीरे धीरे जो अंग्रेज़ों ने उन शासकों पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, शासकों की शक्ति को उसने कम कर दिया और धीरे धीरे करके उन्होंने राजा के साम्राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दिया। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जो राजा था वो पूरी तरह से जो अंग्रेज की सेना थे उस पर निर्भर था। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों को पूरी तरह से राजा को पूरी तरीके से अंग्रेज़ों ने कमज़ोर कर दिया था। तो देखो एक यहाँ पर आता है वर्ड रेजिडेंट। रेजिडेंट क्या होते हैं? जो गवर्नर जनरल की जो प्रतिनिधि होते हैं उनको कहा जाता है रेजिडेंट, जो वहाँ पर तैनात होते थे। ठीक है, जो कि उस रियासत में अंग्रेज़ों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था उस पर। ठीक है, अब देखिए अगली हैगी लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति। सबसे पहले हमने पढ़ा वेनेजुएला की सहायक संधि, अब दूसरा हैगा लॉर्ड वेनेजुएला की हड़प की नीति। इसमें क्या था? इसमें नाम से पता चला है हड़प की नीति, यानी इसमें हड़पा जाता था राज्य को। इसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि विलय की नीति या हड़प की नीति। देखिए इसमें क्या था? इसमें जो लॉर्ड वेनेजुएला था, लॉर्ड डलहौजी था, उसने ये कहा था कि अगर किसी राजा आएगा, ठीक है, मान लो कोई ये राजा आएगा, इसकी अगर कोई संतान नहीं हुई और इसकी मृत्यु हो जाती है तो उस साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा। आपने जो रानी लक्ष्मीबाई मूवी देखी होगी या फिर आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा होगा, तो वो क्यों अंग्रेज़ों से लड़ती है? क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके पति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है और उन्होंने एक गोद लिया बच्चा होता है जिसको अंग्रेज़ स्वीकार नहीं करते हैं। अंग्रेज़ों ने ये भी कहा था कि अगर कोई राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस साम्राज्य पर हमारा अधिकार होगा, और इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा था कि गोद लिए हुए बच्चे को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो रानी लक्ष्मीबाई ने एक बच्चे को गोद लिया था। आपने वो पिक्चर भी देखी होगी जिसमें जो रानी लक्ष्मीबाई होती है वो अपने पीठ में मतलब कपड़े से एक बच्चे को बांधकर लड़ाई कर रही होती है। तो उसमें उस बच्चे को उसने गोद लिया होता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको अस्वीकार करते हैं। अंग्रेज इसको निषेध मान दिया था कि गोद लिए बच्चे को हम नहीं मानेंगे, अगर उसका उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और धीरे धीरे देशी रियासतों को अपने में विलय करते गए। तो ऐसे ही इन्होंने अवध के नवाब के साथ भी किया। अवध के नवाब के साथ इन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया कि आप जो है यहाँ पर अच्छा शासन नहीं चला रहे हो, जिसकी वजह से उनका स्थानांतरण कर लिया गया और उस साम्राज्य पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य घोषित हो गया। तो देखिए अब अवध के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अवध काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में पूछते हैं इससे। तो देखिए अवध के जो शासक थे जिनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, नवाब वाजिद अली शाह। तो इनकी पत्नी थी जिनका नाम था बेगम हजरत महल। मैंने अभी आपको बताया था ना, बेगम हजरत महल और इनके जो बेटे थे बिरजेश कद्र, इन दोनों ने मिलकर लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। तो देखिए आपने इसका पैराग्राफ भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो अवध का जो नवाब होता है वाजिद अली शाह, जब उस पर कुशासन का आरोप लगा दिया जाता है और अंग्रेज उसके साम्राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, तो उसके बाद वो जैसे ही उसको कलकत्ता भेजा जाता है तो लोग जो है लखनऊ से कानपुर तक उसके साथ साथ आते हैं राजा के साथ। अंग्रेज़ों ने ये आरोप लगाया था कि जो जनता है उससे खुश नहीं है, लेकिन जनता के लिए तो वो लोकप्रिय नेता था, लेकिन ये अंग्रेज़ों ने झूठा बोल दिया कि इन्हें शासन चलाने आता नहीं है, और इस आरोप पे उन्होंने क्या कहते हैं उन्हें हटा दिया गया। तो ऐसे में यहाँ पर आपने कथन भी पढ़ा होगा, 2-3 आपको कथन याद रखने हैं, 2 ही है बस, कि आपने पढ़ा होगा दे से जान जा चुकी थी। ठीक है, ये आया होगा किताब में आपके। तो इसमें जो दे हैगा वो इस्तेमाल किया गया हैगा अवध के लिए। अब देखिए जो शरीर होता है उसमें अगर आत्मा ही नहीं रहेगी तो उस शरीर का क्या होगा? जब शरीर में आत्मा नहीं रहती है तो उस शरीर को जला तो दिया जाता है। तो ऐसे ही इसमें कहा गया दे से जान जा चुकी थी, मतलब दे यानी अवध, और जान थी यहाँ पर कौन? वाजिद अली शाह, यानी कि अब राजा नहीं है तो इस दे का यानी इस साम्राज्य का क्या होगा। तो इसलिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रोते हुए लखनऊ से लेकर कानपुर तक ही आए वाजिद अली शाह तक मिलने के लिए। ठीक है, उनको विदाई करते समय। और यहाँ पर एक दूसरा कथन भी है कि ये गिलास फल यानी चेरी एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। ये डलहौजी ने कहा था, ये याद रखना है आपको। ये कथन किसने कहा था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। क्यों? क्योंकि जो लॉर्ड डलहौजी था उसको ये अवध चाहिए था, वो चाहता था कि ये भी हमारे साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत से बड़े बड़े इलाकों पे अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। बंगाल पे जो दोआब हैगा, जो मराठा एरिया है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा एरिया इन्होंने अपने अंडर कर लिया था। तो जो अवध था ये भी बहुत ही बड़ा साम्राज्य था।
तो इस पर भी ये अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने ये डलहौजी ने ये बात करी कि हम कुछ ना कुछ नीति लाएंगे जिसकी वजह से ये अवध हमारे साम्राज्य में मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया, 1801 में सहायक संधि थोप दी कि अब जो है आपकी हमारी सेना जो है आपके दरबार में रहेगी और आपको सैनिक सुरक्षा प्रदान करेगी। लेकिन हालांकि इसके नाम से पता चलता है, इसके नाम से ही पता चलता है सहायक, तो ये अंग्रेजों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक थी, लेकिन जो देशी रियासतों के राजा थे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी सिद्ध हुई। तो 1856 में इसका विलय कर दिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, ठीक है। और कुशासन या फिर शासकीय दुर्बलता कि आपको जो है शासन चलाने नहीं आता है, आप इसके लायक नहीं है, तो इस आधार पर जो है वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। और आपको ये भी याद रखना है 1857 के विद्रोह के समय अवध का जो मिलिट्री पुलिस था जिसका नाम था हियर से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखना इसे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि अवध पर अधिकार करने के लिए अंग्रेजों इतने ज़्यादा दिलचस्प क्यों थे। तो देखिए जो अवध था वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी, यहाँ पर जो कपास की खेती होती थी और जो नील की खेती होती थी वो काफ़ी ज़्यादा होती थी, अधिक पैमाने पर होती थी। और अंग्रेज ये भी चाहते थे कि जो अवध है वो बहुत ही बड़ा साम्राज्य था, तो अंग्रेजों ने बंगाल, दोआब, मराठा क्षेत्र, पंजाब इन सब पे तो अधिकार कर लिया था, लेकिन वो चाहते थे कि वो अवध पर भी अपना अधिकार कर ले। और वो चाहते थे कि वो अवध को एक बहुत ही विकसित बाजार के रूप में यूज़ करना चाहते थे, तो इसलिए इन्होंने इसको हड़पने के लिए बहुत सी नीति अपनाई। तो अब जो हमारे क्वेश्चन हैगा कि लॉर्ड डलहौजी ने जो अवध का अधिग्रहण किया था तो उसकी आलोचनात्मक परख करनी है और इसका परिणाम क्या निकला और अवध में किस तरीके से इसके कारण विद्रोह पनपा, तो इन सभी के बारे में हमें बताना हैगा। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, तो इसका आंसर में हमें यही लिखना हैगा कि जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन या फिर हम कह सकते हैं शासकीय दुर्बलता, तो इसका आरोप लगाया और उन्हें कलकत्ता भेज दिया। तो देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि 1801 में सहायक संधि थोप दी गई, फिर 1850 में लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विलय की नीति अपनाई और फिर 1856 में जो अवध था उसको अधिग्रहण कर लिया लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस तरीके से किस आधार पर, शासकीय दुर्बलता के आधार पर कि वो अपना शासन अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, लोगों को वो खुश नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे में, लेकिन ये वास्तविक तथ्य नहीं था, वास्तव में तो ये लोगों के लिए इतने ज़्यादा प्रिय थे कि लोग इनकी विदाई के समय इतने रोए कि उन्होंने लखनऊ से लेकर कानपुर तक रोते रोते इनके साथ गए। तो इसके कारण लोगों में काफ़ी ज़्यादा असंतोष फैला अंग्रेजों के प्रति। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर आपको क्या लिखना है, जो तालुकदार थे, जो जमींदार थे, वो भी इनसे नाखुश हुए अंग्रेजों से, क्योंकि जब अवध का अधिग्रहण हो गया था तो उसके बाद क्या हुआ, जितने भी तालुकदार थे और जितने भी जमींदार थे, जो उनके पास जो शक्तियाँ थी अपनी सेना रखने का, अपना सेना रखने का, कर वसूलने का, तो वो सारे अधिकार अंग्रेजों ने छीन लिए, क्योंकि अब अवध पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था। तो ऐसे में जो तालुकदार थे, जो जमींदार थे, वो असंतुष्ट थे। ऐसे किसान भी असंतुष्ट थे, क्यों, क्योंकि जो तालुकदार थे भले ही वो किसानों पर जो है कर लगाते थे, उनको उत्पीड़ित करते थे, उनको मारते थे, पीटते थे, लेकिन जब उनको आवश्यकता पड़ती थी किसानों को थोड़े से धन की, तो वो उनकी सहायता भी करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया, जब अंग्रेजों ने अवध पर अपना आधिपत्य जमा लिया, तो उसके बाद उनका जो राजस्व राशि थी उसमें भी वृद्धि कर दी। किसानों को अब और भी ज़्यादा राजस्व देना पड़ता था और ज़रूरत पड़ने पर जो अंग्रेज़ थे वो किसानों की हेल्प भी नहीं करते थे, जिसके कारण जो किसान थे उनके मन में अंग्रेजों के प्रति काफ़ी ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हुआ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी पार्ट 1 की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।